हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी विथ आरजे। वीडियो के आज के सेशन में हम जियोग्राफिकल थॉट से संबंधित प्रमुख तथ्यों को समझेंगे, विचारकों को जानेंगे। भौगोलिक विचारधारा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल विषय से संबंधित अपने विचार दिए हैं और यह तमाम प्रकार की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट, जीआरएफ, यहाँ तक कि हायर के प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग इन्हीं विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे और यह जो विचारधारा है एक तरीके से भूगोल विषय के विकास के प्रमुख तथ्यों को उजागर भी करता है। तो आइए हम लोग जानते हैं भौगोलिक विचारधारा के अंतर्गत सबसे पहले यूनानी भूगोलवेत्ता। यहाँ पर लिखा हुआ है यूनानी भूगोलवेत्ता, यूनानी भूगोलवेत्ता। अब इस यूनानी भूगोलवेत्ता में देखिए इनका क्रम है, तो इन क्रमों में सबसे पहले यूनानी भूगोलवेत्ता में होमर थे, फिर थेल्स, अनेक्जिमेंडर और हिकेटियस। होमर, थेल्स, अनेक्जिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, इरेटास्थनीज, पॉलीबियस, हिप्पार्कस और पोसिडोनियस। तो ये जो है कि इनका एक क्रम है। ये परीक्षाओं में इनका क्रम भी दे देता है कि यूनानी भूगोलवेत्ताओं का क्या क्रम है। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फिर दिखाई देगा। देखा जाए यहाँ से यूनानी भूगोलवेत्ता में सबसे पहले आपके होमर थे। तो होमर यूनानी भूगोलवेत्ता में सबसे पहले विचारक रहे हैं और इनकी दो ग्रंथ या कृतियाँ रही हैं जिनमें इलियड और ओडिसी है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इलियड और ओडिसी। तो इसका जो है कि आपका दो ग्रंथ इनको द्वारा दो ग्रंथ इन्होंने लिखा, इलियड और ओडिसी। अब इसके बाद आते हैं थेल्स, 640 से 546 ईसा पूर्व थेल्स। और फिर उसके बाद आते हैं अनेक्जिमेंडर, 611 से 547 ईसा पूर्व पहले। तो गणितीय भूगोल संस्थापक के रूप में भी ये माने जाते हैं कौन? अनेक्जिमेंडर। तो थेल्स और अनेक्जिमेंडर ये दोनों ही गणितीय भूगोल के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। अनेक्जिमेंडर ने नोमोन नामक घड़ी की आविष्कार किया है ना। तो इन्होंने नोमोन नामक घड़ी या यंत्र को इन्होंने बनाया था। उसके बाद आते हैं हिकेटियस। हिकेटियस पीरियोडस नामक पुस्तक लिखे थे। तो इनकी प्रसिद्ध ये रचना है हिकेटियस की, पीरियोडस, है ना। तो पीरियोडस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? हिकेटियस के द्वारा। अब इसके बाद आते हैं हेरोडोटस। तो हेरोडोटस 648 से 425। ये हेरोडोटस जो थे इन्होंने सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग भी किया था और सिविलाइजेशन ऑफ क्लाइमेट की रचना की। अभी इनके बारे में डिटेल से आगे पढ़ा जाएगा। अब इसके बाद जो है कि प्लेटो आते हैं, तो 428 से 348। फिर अरस्तु आते हैं, अरस्तु 348 से 322 ईसा पूर्व। तो इन्होंने मीटिरोलॉजिका नामक पुस्तक लिखा। इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा? मीटिरोलॉजिका। तो ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अरस्तु की, मीटिरोलॉजिका, यानी कि मौसम विज्ञान। फिर उसके बाद थियोफ्रेस्टस आते हैं 370 ईसा पूर्व। फिर इरेटास्थनीज। तो अब यहाँ से देखिए जो इरेटास्थनीज थे ये एक यूनानी विद्वान थे और ये 276 से 194 ईसा पूर्व, 276 से 194 ईसा पूर्व इनका समय रहा है। इन्हें भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे? इरेटास्थनीज को। क्यों? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग भी किया, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया और जियोग्राफिका नामक पुस्तक लिखी, और जियोग्राफिका नामक पुस्तक लिखी। और इन्हें भूगणित के संस्थापक, देखिए थेल्स और अनेक्जिमेंडर गणितीय भूगोल के संस्थापक हैं। थेल्स, अनेक्जिमेंडर ये गणितीय भूगोल संस्थापक है, जबकि इरेटास्थनीज भूगणित यानी कि जियोडेसी के संस्थापक हैं। फिर उसके बाद आते हैं पॉलीबियस, हिप्पार्कस। तो 150 ईसा पूर्व पहले
इन्होंने एक यंत्र का निर्माण किया जिसे एस्ट्रोलैब यंत्र कहा गया। और यह जो एस्ट्रोलैब यंत्र है यह खगोली यंत्र रहा। सर्वप्रथम वृत्त को 360 डिग्री अंशों में विभक्त करने का कार्य हिप्पार्कस ने ही किया था। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हाँ देखिए कि कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने हल कराया है, उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और यह जो वीडियो है मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जो एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हैं एमए 4th सेमेस्टर के बच्चे, एमए 4th सेमेस्टर के जो बच्चे दे रहे हैं एकेडमिक एग्ज़ाम, तो उनका एक पेपर है, फर्स्ट पेपर जो भौगोलिक विचारधारा है, तो वहाँ पर भी ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अपना करेगा, क्योंकि वो जो पेपर हो रहा है वो एमसीक्यू ऊपर हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है। अब इसके बाद आते हैं पोसिडोनियस, तो 135 से 50 ईसा पूर्व। अब इसके बाद आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं यूनानी भूगोलवेत्ता होमर। तो होमर ये यूनान के निवासी थे और प्रथम यूनानी भूगोलवेत्ता के रूप में माने जाते हैं। चूँकि ये भूगोलवेत्ता नहीं थे, ये एक कवि के रूप में थे और इन्होंने 2 महाकाव्य भी लिखा था, एक था इलियड और एक था ओडिसी। इलियड और ओडिसी, तो ये जो इलियड और ओडिसी है, इनकी ये 2 महाकाव्य है, इलियड ओडिसी। इन्होंने इलियड और ओडिसी में कविताओं के माध्यम से प्राकृतिक तथ्यों का वर्णन किया है। और इस पुस्तक में इन्होंने निम्न बातों को बताया। क्या बताया कि आकाश ठोस है। कैसा है आकाश? क्या है? ठोस है, अवतल है, बड़े बड़े खंभों पर टिका हुआ है। इन्होंने आकाश के बारे में बताया कि आकाश ठोस है, अवतल है और बड़े बड़े खंभों पर टिका हुआ है। ये खंभे एटरस नामक देवता के नियंत्रण और अधिकार में है। ये जो खंभे हैं वो एटरस नामक देवता के नियंत्रण और अधिकार में है। पृथ्वी चपटी है, सागरों से घिरी है, इसी सागर से सूर्य और सभी तारे उदित होते हैं और इसी सागर में क्या होते हैं? अंततः अस्त हो जाते हैं। और इन्होंने बताया कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती हैं। और फिर इन्होंने 4 पवनों के बारे में बताया। कौन कौन सी पवनें थी? यूरस, जेफरस, बोरस और नोट्स। ठीक है, ये 4 प्रकार की इन्होंने पवनों को बताया। यूरस को इन्होंने उष्ण एवं मंद पूर्वा पवन बताया। बोरस को इन्होंने ठंडी एवं तूफानी हवा बताया। जेफस को इन्होंने डरावनी और सुगंधित हवा के रूप में बताया। तो इन्होंने 4 प्रकार की हवाओं का जिक्र किया था और एक था नोटस, तो ये चक्रवाती, झंझावती और वतागरी हवा है। इन्हीं सभी कारणों से होमर को फाउंडर ऑफ जियोग्राफी यानी कि भूगोल का खोजकर्ता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था होमर के बारे में। अब आगे हम लोग चलते हैं थेल्स के बारे में। थेल्स क्या थे? ये एक यात्री भूगोलवेत्ता थे। ये यूनान से मिस्र चले गए। मिस्र में इन्होंने एक चर्च के बाहर कुछ पादपों पुजारियों को एक ज़मीन के पैमाइश में उलझा हुआ देखा। यानी कुछ पादरी थे, ये पादरी लिखा हुआ है, यहाँ से ये गलत थोड़ा सा, ये पादरी लिखा है। पादरी और पुजारियों को एक ज़मीन के पैमाइश में उलझा हुआ देखा और यहाँ पर इन्होंने अपने प्रमेयों एवं निर्मेय का प्रयोग करके ज़मीन को सही नाप दिया। ठीक है, तो इन्होंने उस ज़मीन को नापने के लिए गणितीय विधियों का प्रयोग किया। इस कारण थेल्स प्लस अनेक्जिमेंडर यानी कि ये दोनों थेल्स और अनेक्जिमेंडर गणितीय भूगोल के संस्थापक कहलाए। अब आगे चलते हैं हम लोग। अनेक्जिमेंडर सर्वप्रथम मापक की सहायता से विश्व मानचित्र बनाया, अर्थात इन्होंने भी भौगोलिक अध्ययन में गणितीय विधियों का प्रयोग किया। इसलिए थेल्स और अनेक्जिमेंडर दोनों को सम्मिलित रूप से गणितीय भूगोल का संस्थापक माना गया। फाउंडर ऑफ जियोडेसी, थेल्स एंड अनेक्जिमेंडर। अनेक्जिमेंडर ने सूर्य घड़ी यानी कि नोमोन क्या था? एक यंत्र था जो सूर्य घड़ी का आविष्कार किया। 3 दंड वाली घड़ी थी, 3 दंड वाली ये घड़ी थी और परछाई की लंबाई को देखकर समय का ज्ञात होता था। अब इसके बाद हम लोग हिकैटियस की बात करते हैं। हिकैटियस, तो हिकैटियस की प्रसिद्ध पुस्तक रही है जस पीरियोडस। कौन सी पुस्तक रही है? पीरियोडस। इनकी ये
प्रसिद्ध पुस्तक रही है पीरियोडस। इस पुस्तक में इन्होंने पहली बार विश्व का क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया। इसी उपलब्धि के कारण इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता था। ठीक ना, इसी उपलब्धि कारण यानी कि पीरियोडस नामक पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम विश्व का क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया और इसी उपलब्धि कारण इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता था। इन्होंने भूमध्य सागर, एजियन सागर के तटीय सर्वेक्षण के लिए पेरीप्लस शब्द का प्रयोग किया था। फ्रांस के लिए कैल्टेक शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने अपनी मानचित्र में नील नदी को दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित बताया और कहा कि नीली नील और श्वेत नील के मिलने से नील नदी बनती है। किसने बताया था कि नीली नील और श्वेत नील के मिलने से नील नदी बनती है? ये सर्वप्रथम हिकेटियस ने बताया था। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं हेरोडोटस को। हेरोडोटस जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता भी कहा जाता है। भौगोलिक अध्ययन को ऐतिहासिक संदर्भ में और ऐतिहासिक अध्ययन को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में संदर्भित परिभाषित किया जाना चाहिए, इन्होंने ऐसा अपना वक्तव्य दिया। पृथ्वी एक चित्रपट है जहां ऐतिहासिक घटनाक्रम होते रहते हैं। नील नदी को पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित बताया और यह भी बताया कि नील नदी लीबिया यानी कि अफ्रीका में ही लीबिया देश है, तो लीबिया को दो भागों में बांटती है। तो जो नील नदी है वह पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है, ऐसा इन्होंने बताया। और नील नदी लीबिया को दो भागों में बांटती है। सर्वप्रथम पहली बार नील नदी के संदर्भ में डेल्टा शब्द का प्रयोग, देखिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डेल्टा शब्द का प्रयोग भी किया। तो डेल्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है कि हेरोडोटस ने नील नदी के संदर्भ में किया था। ठीक है, अब आगे देखिए, इन्होंने पहली बार कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर बताया। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहली बार इन्होंने कैस्पियन सागर को एक आंतरिक सागर बताया। यदि हेरोडोटस विकल्प में न हो, यदि जैसे सवाल आ जाए कि किसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर बताया, ठीक है, तो यदि हेरोडोटस विकल्प में न हो और हिकेटियस हो तो हिकेटियस बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हेरोडोटस ने नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा है। हेरोडोटस ने नील नदी को मिस्र का वरदान बताया है। क्योंकि बहुत से बच्चे जो थे जो MA 4 सेमेस्टर में पढ़ते हैं और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विद्यार्थी है, तो उनका कमेंट आ रहा था कि सर आप जो फर्स्ट पेपर है जियोग्राफिकल थॉट उसका कुछ मटेरियल प्रोवाइड करवा दीजिए। तो मुझे 2-3 दिन का समय लग गया ये इसको सब कुछ एक जगह एकत्रित करने में, नोट्स बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी 2 दिन का वक्त है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इस के बाद मैं तुरंत एक 150-200 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट भी हल करा दूंगा जियोग्राफिकल थॉट से संबंधित। इसके पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट हल करवाया है, तो उसका जो लिंक होगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा कुछ BA के जो बच्चे थे, तो BA के बच्चों का भी जो है कि एग्ज़ाम हो गया है जियोग्राफिकल थॉट का, तो उनका भी मैं पेपर सॉल्व किया हूँ। तो उस सॉल्व पेपर का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जो है कि देख सकते हैं। आइए अब हेरोडोटस के बारे में अन्य बातों को जानते हैं कि हेरोडोटस ने यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर से निर्मित चाप के द्वारा यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप से अलग होता है। इन्होंने बताया था कि जो यूरोप महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप से अलग होता है और जो एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से अलग होता है वो यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत और काला सागर के द्वारा जो है कि यूरोप जो है कि एशिया से अलग हो जाता है। सर्वप्रथम हेरोडोटस ने ये बात बताया। इन्होंने ईस्टर नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी बताया। ईस्टर, देखिए ये BA वाले एग्जाम में पूछा गया था, तो ईस्टर नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी बताया, यानी कि ये जो डेन्यूब नदी है इसी को इन्होंने ईस्टर नदी भी बताया और बताया कि यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इन्होंने डम्ब कॉमर्स यानी कि गूंगा व्यापार, कौन सा व्यापार? गूंगा व्यापार कर सकते हैं, मौन व्यापार कर सकते हैं, मूक व्यापार कर सकते हैं, की चर्चा की थी। तो सर्वप्रथम मूक व्यापार या गूंगा व्यापार या मौन व्यापार की चर्चा सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया। आग और धुआं की सहायता से वस्तु विनिमय होता था। यह विनिमय अफ्रीका के कार्थेजवासी करते थे। ठीक, आग और धुआं की सहायता से वस्तु विनिमय होता था। ठीक है, तो इनके जो वस्तुओं का विनिमय करने की एक जो विधि थी वो आग और धुआं था। तो जब आग लगता था और धुआं उठता था तो इन्हीं दोनों
समय के अंतरालों में ये लोग क्या करते थे, अपना जो है कि वस्तु का विनिमय आदान प्रदान करते थे। और यह जो वस्तु का विनिमय होता था वह अफ्रीका के कार्थेज वासी करते थे। ठीक है ना, कार्थेज वासी करते थे। और देखिए एक जनजाति भी होती है जो मौन व्यापार करती है, पिग्मी जनजाति, है ना, पिग्मी जनजाति मौन व्यापार करती है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं प्लेटो और अरस्तु को। प्लेटो ने पृथ्वी को गोलाकार बताया, ठीक है, और अरस्तु ने पृथ्वी की आकृति को कारणों के द्वारा सिद्ध किया। कुछ कारण बताए। प्लेटो को देखते हैं, सभी वस्तुएं होलनेस को प्राप्त करना चाहती हैं, इसीलिए पृथ्वी एक स्वरूप गोल है। पृथ्वी का स्वरूप क्या है, गोल है। होलनेस की आकृति को शून्य बताया, होलनेस की आकृति को इन्होंने शून्य बताया। प्लेटो एक संभववादी विचारक थे। अब यहाँ पर अरस्तु को देखते हैं, दूर क्षितिज से सागरों में आती हुई नाव उथली दिखाई देती है। लंब दंड को पृथ्वी पर टिका दिया जाए तो मध्य का दंड लंबा दिखाई देता है। अरस्तु को निश्चयवादी माना जाता है। तो इनमें देखिए जो मोस्ट चीज़ें हैं वो सिर्फ यही है कि प्लेटो एक संभववादी विचारक थे। प्लेटो कैसे थे, संभववादी थे, जबकि अरस्तु कैसे थे, ये निश्चयवादी थे। ठीक है, यही दोनों चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। पॉलिटिक्स, मीटेरोलॉजिका, हेवन ऑफ द वर्ल्ड, पोएटिक्स, निकोमैकियन एथिक्स आदि पुस्तकों की इन्होंने रचना की। किसने, अरस्तु ने रचना की, जबकि प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक की रचना की थी। अब आगे हम लोग चलते हैं इरेटास्थनीज के बारे में। तो ये जो है कि यहाँ से भूगोल के वास्तविक जनक के रूप में ये माने जाते हैं। तो जियोग्राफी शब्द दिया था, इरेटास्थनीज सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द दिया था और इन्होंने जियोग्राफिया पुस्तक भी लिखी थी। जियोग्राफिया पुस्तक भी लिखी। पुस्तक में इन्होंने पृथ्वी की परिधि को मापा था जो 25,000 मील थी, जबकि वास्तविक परिधि 24,807 मील है, यानी कि बिल्कुल इसी के करीब इन्होंने पृथ्वी की परिधि को मापा था। इन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना नोमोन उपकरण का प्रयोग के द्वारा किया और थेल्स की प्रमेय की सहायता से किया। तो नोमोन जो एक घड़ी यंत्र बनाया गया था, है ना, तो उसी की सहायता से इन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना की और उस परिधि की गणना करने के लिए इन्होंने थेल्स के प्रमेय के नियमों का जो है कि सहारा लिया। परिधि में जो अंतर का प्रमुख कारण भी इन्होंने बताया कि अलेक्जेंड्रिया और सीन यानी कि अस्वान, अलेक्जेंड्रिया और सीन शहर को एक ही देशांतर पर स्थिर मान लिया था, जबकि वास्तव में सीन अलेक्जेंड्रिया से 3 डिग्री पश्चिम में स्थित है। इन्होंने जियोग्राफिया पुस्तक में भूगोल को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम इन्होंने जियोग्राफिया पुस्तक में भूगोल को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया। इसी कारण इरेटास्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। इरेटास्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्हें गणितीय भूगोल का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ जियोडेसी। तो फादर ऑफ जियोडेसी यानी गणितीय भूगोल के पिता कौन है, तो इरेटास्थनीज। भूगणित के पिता कौन है, गणितीय भूगोल के पिता, यहाँ पे देखिए गणितीय भूगोल नहीं रहेगा, यहाँ पे केवल भूगणित रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे भूगणित रहेगा। तो भूगणित के पिता इरेटास्थनीज है, जबकि गणितीय भूगोल के पिता थेल्स और अनेक्सिमेंडर है। ठीक है ना, तो भूगणित के पिता जो है कि इरेटास्थनीज और गणितीय भूगोल के पिता थेल्स और अनेक्सिमेंडर थे। इन्होंने 7 खड़ी देशांतर और 7 तिरछी रेखाओं की सहायता से विश्व मानचित्र बनाया था जो बेतरतीब यानी क्रमबद्ध नहीं था। ठीक है ना, अब आइए आगे चलते हैं हम लोग। हिप्पारकस, वर्तमान समय में हम लोग जो अक्षांश और देशांतर के बारे में जो जानते हैं वह हिप्पारकस ने ही बताया था। तो अक्षांश और देशांतर के बारे में सर्वप्रथम हिप्पारकस ने बताया और हिप्पारकस ने बताया कि सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं और समान दूरी पर खींची जाती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं कोणीय दूरी का मापन करती है, केवल विषुवत रेखा ही बृहद वृत्त का निर्माण करती है, शेष सभी अक्षांश रेखाएं लघु वृत्त बनाती हैं। वर्तमान में भी यही जो है कि कंसेप्ट है कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं ये विषुवत वृत्त को छोड़ करके यही विषुवत वृत्त ही बृहद वृत्त होता है, बाकी सभी जितने भी अक्षांश वृत्त होते हैं ये सभी लघु वृत्त होते हैं। यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर धीरे धीरे इनकी क्या होती है, लंबाई कम होती चली जाती है। अब इसके बाद हिप्पारकस एक खगोल शास्त्री थे। इन्होंने कहा कि विश्व मानचित्र को निर्देशांकों की सहायता से बनाया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि पृथ्वी 360 डिग्री यानी कि यहाँ पर 360 डिग्री यानी कि 24 आवर
तो 1 आवर में 360/24 कर दीजिए तो 15 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार इन्होंने बताया कि 1 आवर में यानी कि 1 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर 15 डिग्री घूम जाती है। इस चीज़ का जो जिक्र था वो हिप्पारकस ने किया था। सभी देशांतर रेखाओं को इन्होंने बृहद्वृत्त बताया। तो सभी देशांतर रेखाएं बृहद्वृत्त होती हैं, जबकि केवल विषुवत रेखा ही बृहद्वृत्त होती है, बाकी सभी अक्षांश रेखाएं जो है कि लघुवृत्त होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो देशांतर रेखाएं होती हैं, सभी देशांतर रेखाएं क्या होती हैं कि ये बृहद्वृत्त होती हैं। इन्होंने एक यंत्र एस्ट्रोलैब का आविष्कार किया था। किस यंत्र का आविष्कार किया? एस्ट्रोलैब यंत्र का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से तारों की सूची तैयार किए थे, जिसमें कुल 850 तारे थे। इन्होंने विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में बांटा था। कितने प्रदेशों में? 11 जलवायु प्रदेशों में बांटा। इन्होंने भी अक्षांश देशांतर नाम नहीं दिया था। ठीक है। अब इसके बाद रोमन भूगोलवेत्ता आ गए। तो रोमन भूगोलवेत्ता में देखिए स्ट्रैबो थे, तो ये 64 ईसा पूर्व से 20 ईस्वी तक। तो जियोग्राफिया नामक विश्वकोश, जियोग्राफिया नामक विश्वकोश इन्होंने लिखा, जो 17 खंडों में प्रकाशित हुई थी। 11 से 16 तक एशियाई देशों का वर्णन है, 17वें खंड में अफ्रीका का वर्णन है। स्ट्रैबो का सर्वाधिक योगदान प्रादेशिक भूगोल में रहा है। तो यहाँ पर यही जो है कि आपका इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रैबो का जो सर्वाधिक योगदान रहा है वो प्रादेशिक भूगोल में रहा है। और इन्होंने जियोग्राफिया नामक विश्वकोश की रचना की, जो 17 खंडों में विभक्त थी। 11 से 16 तक एशियाई देशों का वर्णन है, ठीक है ना, और 17वें खंड में अफ्रीका का वर्णन है। अब इसके बाद पंपुनियस मिलाते हैं। तो ब्रह्मांड विज्ञान, डिकोरोग्राफिया, स्काईलैस आदि पुस्तकों की रचना की इन्होंने। प्लिनी महोदय आते हैं। तो प्राकृतिक इतिहास सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी जो सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक है वो प्राकृतिक इतिहास है, यानी कि नेचुरल हिस्ट्री। फिर उसके बाद टालमी आते हैं। तो देखिए रोमन भूगोलवेत्ताओं में टालमी का सबसे बड़ा योगदान रहा है, और परीक्षाओं में जब भी पूछा जाता है यदि रोमन भूगोलवेत्ता से, तो प्रायः टालमी के विषय में ही पूछा जाता है। तो टालमी की प्रसिद्ध पुस्तक अल्माजेस्ट थी। कौन सी पुस्तक थी? अल्माजेस्ट। यह पुस्तक खगोल विज्ञान पर आधारित है। अन्य पुस्तकों में जियोग्राफिया, ठीक है, अन्य पुस्तकों में जियोग्राफिया, तो जियोग्राफिया पुस्तक इन्होंने लिखा। ग्रही परिकल्पना और एनेलिमा है। तो आप देखिए अल्माजेस्ट ये इम्पॉर्टेंट पुस्तक है इनकी परीक्षा की दृष्टि से, और एनेलिमा ये भी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये दोनों ही पुस्तक टालमी के द्वारा लिखा गया था। एनेलिमा यह नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है, जबकि अल्माजेस्ट है वह खगोल विज्ञान से संबंधित है, ठीक ना। तो अल्माजेस्ट खगोल विज्ञान से संबंधित है और एनेलिमा नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है। अब इसके बाद टालमी ने विश्व मानचित्र की रचना के लिए संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप का निर्माण किया। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पूछा जाता है कि संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप का निर्माण किसने किया? तो टालमी ने किया। अब आगे देखते हैं हम लोग, अंधकार युग आता है। तो देखिए अब ये जो अंधकार युग है, तो 300 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक अंधकार युग रहा। इस युग में किसी भी ज्ञान और विज्ञान का विकास नहीं हो पाया, इस कारण इसे अंधकार युग माना गया। और किसी भी ज्ञान और विज्ञान का विकास न होने के पीछे मुख्य कारण यही था कि इस समय चर्च का बहुत अधिक प्रभाव था, पोप का लोगों पर अंधविश्वास था, ईश्वरीय मान्यता थी, ठीक। इस समय भूगोल में टी मैप का प्रचलन था, T0 मैप का प्रचलन था। टी का मतलब टेरम और ओ का मतलब ऑर्बिस। ऑर्बिस टेरम मैप, पूर्व की ओर झुका हुआ, इसका अर्थ होता है पूर्व की ओर झुका हुआ। तो TO मैप में जेरूसलम का पृथ्वी को स्वर्ग बताया गया था। तो TO मैप में जेरूसलम को पृथ्वी का स्वर्ग बताया गया था। यहाँ पर ये एक मैप बना हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर PDF थोड़ा सा सही नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर ये देखिए लाल सागर है, इधर अफ्रीका है, इधर यूरोप है और इधर एशिया है, ऊपर एशिया है। आइए अब हम लोग सीधा चलते हैं अरब भूगोलवेत्ता की तरफ। अरब भूगोलवेत्ता 700 AD से 1100 AD तक, यानी कि 700 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक अरब भूगोलवेत्ताओं का भूगोल में बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने अपने पहले किए गए कार्यों को संरक्षित करके रखा था। इन्होंने यूनानियों और रोमनों के भौगोलिक विचारों का गहन अध्ययन किया और उनका अरबी भाषा में अनुवाद किया।
अरबी भाषा में अनुवाद किया। मरुस्थलीय जलवायु में जो आसमान होता है वो साफ होता है। इन्होंने खगोलीय क्षेत्रों में अधिक काम किया। आइए अब देखते हैं कुछ प्रसिद्ध अरबी भूगोलवेत्ता और उनके जो ग्रंथ हैं उनके ग्रंथों के नाम। तो रमुहर मुजी, तो ये हिंद के करिश्मे नामक पुस्तक लिखे थे रमुहर मुजी ने। रास्ते एवं ममालिक ये पुस्तक खुर्दाद बेह ने लिखा था, खुर्दाद बेह ने। अल आकूबी ने नगरों का भूगोल लिखा। अल मसूदी ने सोने की चारागाहें एवं जवाहरात की खाने नामक पुस्तक इन्होंने लिखा, और ये इनकी पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है अल मसूदी की। इब्ने हकर, तो इब्ने हकर ये संसार के देश नामक पुस्तक लिखी थी। इब्ने हकर ने संसार के देश नामक पुस्तक लिखी थी। अब इसके बाद देखिए अल बलाखी, तो अल बलाखी, अल माजून और अल खलीफा ये तीनों मिलकर टालमी की पुस्तक जो थी अल्मागेस्ट, उनका अरबी भाषा में अनुवाद किया था। तो तीनों ने मिलकर के अल बलाखी, अल माजून, अल खलीफा ये तीनों मिलकर के टालमी की पुस्तक अल्मागेस्ट का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। और अल बलाखी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल अस्कल नामक पुस्तक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और अल बलाखी यह भूगोल का पहला एटलस है जो जलवायु विज्ञान पर आधारित रहा है। अल बतानी विश्व के चारों किनारों को बताया। अल बतानी विश्व के चारों किनारों को बताया। उत्तर में इन्होंने साइबेरिया बताया, दक्षिण में अफ्रीका को बताया, पूर्व में जापान को बताया, पश्चिम में भूमध्य सागर को बताया। इब्ने हकर आते हैं। इब्ने हकर ये अरब के प्रथम कृषि भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। अरब के प्रथम कृषि भूगोलवेत्ता कौन है? इब्ने हकर है। अब इसके बाद इब्ने सीना आते हैं। तो अरब के पहले निश्चयवादी भूगोलवेत्ता माने जाते हैं कौन? इब्ने सीना। ठीक है, तो इब्ने सीना या इब्ने सीन ये अरब के पहले निश्चयवादी भूगोलवेत्ता थे। इब्ने हकर ये अरब के प्रथम कृषि भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। अब इसके बाद है अलम गदीसी। अलम गदीसी पर्वतीय क्षेत्रों में अपरदन की क्रिया को कारण के साथ बताने का इन्होंने प्रयास किया। अर्थ क्रस्ट एंड डिक्लाइन पार्ट बाई पोर्ट, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति होती है एवं समय के साथ साथ उसका क्षय भी होता रहता है। अब आते हैं अल मसूदी। ये अब इनके बारे में देखते हैं हम लोग अल मसूदी के बारे में। तो इन्हें अरब का निश्चयवादी भूगोलवेत्ता कहा जाता है। अरब का निश्चयवादी भूगोलवेत्ता किसे कहा जाता है? अल मसूदी को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं अल दबाब। इन्होंने इस पुस्तक में मानसूनी जलवायु एवं मानसूनी पवनों का वर्णन किया है। भारत की मानसूनी जलवायु का वर्णन भी इन्होंने इसी पुस्तक में किया था। जल के अधिकता वाले क्षेत्रों के निवासी हंसमुख होते हैं जबकि शुष्क क्षेत्रों के निवासी असंतुलित होते हैं। इन्होंने ऐसा बताया कि जहाँ जल अधिक होते हैं वहाँ के निवासी हंसमुख प्रकार के होते हैं जबकि शुष्क क्षेत्रों के निवासी असंतुलित होते हैं। अल बरूनी। अल बरूनी महमूद गजनवी के समय भारत आया था। इनकी जो पुस्तक रही है किताब अल हिंद, स्थानों की सीमाएं और दूरियों की शुद्धियाँ, द वेस्टिज ऑफ द पार्ट। फिर उसके बाद किताब है इनकी तारीखुल हिंद। फिर उसके बाद अलत हदीद, हरकत अल शम्स, रिजला, किताब अल हिंद, किताब अल सैदाना, अल कानून अल मसूदी। तो इनमें देखिए जो प्रमुख पुस्तक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो उसको मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण किताब है जो अल बरूनी की किताब बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हालांकि बहुत सी किताब इन्होंने लिखा लेकिन सभी किताबों को याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लेकिन आप 2-3 किताबों को तो याद ही कर सकते हैं। तो इनमें देखिए जो आपका इनमें किताब अल हिंद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से है। किताब अल सैदाना, किताब अल सैदाना और अल कानून अल मसूदी। तो अल कानून अल मसूदी पुस्तक अल बरूनी की है, ऑप्शन में अल मसूदी भी दे देता है। तो बहुत से लोग कन्फ्यूजन में अल मसूदी ही कर देते हैं क्योंकि अल कानून अल मसूदी ऐसा देख करके लोग ऐसा ही सोचते हैं कि इस पुस्तक के जो लेखक होंगे वो अल मसूदी ही होंगे, लेकिन अल मसूदी नहीं है बल्कि इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो अल बरूनी है। अल मसूदी की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है तो वो है
सोने की खान और जवाहरात की। तो ये वो वाली पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब इसके बाद इब्ने बतूता आते हैं। इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे। तो इब्ने बतूता कब आए थे? तो इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे। और ये अल बरूनी किसके समय आए थे? तो महमूद गजनवी के समय आए थे। तो ये चीज़ देखिए, ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अल बरूनी महमूद गजनवी के समय भारत आए थे और जो ये आपके इब्ने बतूता थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे। अरब का मार्को पोलो कहा जाता है क्योंकि ये अरब के महत्वपूर्ण प्रादेशिक भूगोलवेत्ता रहे हैं। ये एक ऐसे अरबी भूगोलवेत्ता थे जो निग्रो प्रजाति के थे, है ना, ये निग्रो प्रजाति के थे। ये अफ्रीका के मोरक्को नगर के निवासी थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक रिहला है। प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? रिहला है। अब उसके बाद अल इदरीसी है 1099 से 1180। तो अरब में इदरीसी के द्वारा बनाया गया विश्व मानचित्र का बड़ा महत्व था। इसे इदरीसी मैप भी कहा जाता था। यह आयताकार भद्दे प्रक्षेप पर निर्मित मानचित्र है। इसका नाम इदरीसी ने अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड रखा था। यह मानचित्र सिल्वर कलर का है। इन्होंने टालमी कार्यों में संशोधन भी किया था। ठीक है, अल इदरीसी ने टालमी के कार्यों में संशोधन किया। इन्होंने हिंद महासागर को चारों ओर से स्थल खंड से घिरा माना। इन्होंने विश्व जलवायु को 7 पेटियों में विभक्त भी किया था। अल इदरीसी ने विश्व को कुल 7 जलवायु पेटियों में विभक्त किया। इन्होंने टालमी के कार्यों में संशोधन किया। अब उसके आगे चलते हैं। इब्ने खल्दून ये अंतिम अरब भूगोलवेत्ता रहे हैं। इनके विचार रेडजर से मिलते थे। रेडजर की राज्य की जैविक संकल्पना को इब्ने खल्दून ने ही दिया था। इन्होंने पुस्तक लिखा था मुकदमा, जो 1377 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और यह 6 खंडों में विभक्त था। अब इसके बाद आते हैं हम लोग खोजों का युग। मार्को पोलो प्रथम यात्री थे जिसने भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर तक की यात्रा की। ये राजकुमार हेनरी राजा जॉन सेकंड के प्रेरणा स्रोत से वेनिस जेनेवा में निर्मित मानचित्र को लेकर पोटोलैंड चार्ट भी बताया। यानी कि ये राजकुमार हेनरी और राजा जॉन सेकंड के प्रेरणा स्रोत से विश्व की यात्रा पर ये निकले हुए थे। कनारी द्वीप, मदिरा द्वीप, एजोर्स द्वीप की खोज की। मार्को पोलो यात्रा करते करते सिल्क रोड यानी कि रेशम सड़क मार्ग लद्दाख के ऊपर जो है, जो पाकिस्तान से चीन के लिए जाती है, तो सिल्क रोड लद्दाख के ऊपर होते हुए चीन की राजधानी बीजिंग तक ये पहुंच गए थे। इनकी पुस्तक वेरियस इंटरप्राइजेज और द मिलियन मार्को पोलो की यात्राएं अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया। अब 18वीं शताब्दी जर्मन भूगोलवेत्ता। तो 19वीं शताब्दी के प्रथम 6 दशकों यानी कि 1900 से 1959 को भूगोल का शास्त्रीय काल माना जाता है, जिसके प्रतिनिधि आधुनिक भूगोल के संस्थापक हम्बोल्ट और रिटर थे। तो ये आधुनिक भूगोल के संस्थापक भी कहलाते हैं, हम्बोल्ट और रिटर। अब जर्मन भूगोलवेत्ताओं में जो सबसे पहले थे वो एंटन फ्रेडरिक बुश्चिंग थे। ये 1724 से लेकर के 1793 ईस्वी तक इनका समय रहा है। इन्होंने 1792 ईस्वी में 6 खंडों में यूरोप का भूगोल नामक ग्रंथ प्रकाशित किया। फिर उसके बाद आते हैं क्रिस्टॉफ गाटेरर। तो 1727 से 1799 तक इनका समय रहा है और 1735 में संक्षिप्त भूगोल प्रकाशित किए। अब उसके बाद आते हैं रिनहोल्ड फास्टर। यह प्रथम महान विधि तंत्री भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं जॉर्ज फास्टर। ये देखिए क्रम भी है, कभी कभी क्रम पूछ देता है। तो ये रिनहोल्ड फास्टर के पुत्र थे। फिर उसके बाद आते हैं इमैनुअल कांट। तो इमैनुअल कांट, ये कांट 1724 से 1804 ईस्वी तक इनका समय काल रहा। कांट ने भौगोलिक यात्राएं नहीं किया, अतः इस कारण इसे आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता किसे कहा जाता है? तो कांट को। कांट अपवादवाद के जनक भी हैं। किसके जनक हैं? अपवादवाद के जनक भी कहलाते हैं कांट। ठीक है, तो कांट अपवादवाद के जनक हैं। इन्होंने कहा था कि आप मुझे सिर्फ एक छोटा सा कोई मिट्टी का कण दे दीजिए, बहुत छोटा सा, मैं इस
छोटे से मिट्टी के कण से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर दूंगा। तो ये इसी बात से लगता है कि ये अपवादी थे। कांट ने भूगोल के लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। कांट ने भूगोल के लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। यह प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिसने भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिसने भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया। कांट भूगोल के लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किए। शुद्ध भूगोल का प्रतिपादन 18वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता बुआस ने या बोचे ने किया था। अब इसके बाद अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट आते हैं 1769 से लेकर के 1859 ईस्वी तक। तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल के संस्थापक माना जाता है। हम्बोल्ट ने लैटिन में भूगोल के लिए जियोग्नाजिया शब्द का प्रयोग किया था। ये पूछा जा सकता है कि जियोग्नाजिया शब्द किसका दिया गया है, या जियोग्नाजिया पुस्तक किसने लिखी, या जियोग्नाजिया शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है। तो वह हम्बोल्ट के द्वारा गढ़ा गया है और जियोग्नाजिया को लैटिन भाषा में इन्होंने बताया और जिसका अर्थ भूगोल ही होता है। जर्मन में अर्धकुंडे और अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा। ठीक है, इसी जियोग्नाजिया को ही जर्मन भाषा में इन्होंने अर्धकुंडे कहा है और अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा है। तो जियोग्नाजिया को इन्होंने जर्मन में अर्धकुंडे और अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा है। जियोग्नाजिया पुस्तक 1793 में प्रकाशित हुई। हम्बोल्ट ने 1800 में ओरिनिको नदी की खोज की। हम्बोल्ट ने पेरू धारा की भी खोज की थी। ठीक है ना। इनकी रचनाएं क्या क्या है। राइनेड बेसाल्ट यह शोध ग्रंथ है, तो सबको मत देखिए, आप यहाँ से देखिए। सबसे प्रसिद्ध जो इनकी रचना है वो कास्मास है। सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है, कास्मास है हम्बोल्ट की। तो यह हम्बोल्ट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो 1845 से 1862 के मध्य कुल 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी। कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी, 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम खंड में इन्होंने ब्रह्मांड के स्वरूप का सामान्य वर्णन बताया। दूसरे खंड में प्रकृति में मानवीय प्रयासों के इतिहास के बारे में बताया। तीसरे खंड में इन्होंने खगोल विज्ञान से संबंधित तथ्यों को बताया। चौथे खंड में और 5वें खंड में पृथ्वी मानव के लिए एक गृह के रूप में है, ऐसा बताया। चौथे और 5वें खंड में इन्होंने बताया कि पृथ्वी मानव के एक घर के रूप में है। हम्बोल्ट की अध्ययन पद्धति आनुभाविक और आगमनात्मक रही है। कैसी रही है, आनुभाविक और आगमनात्मक रही है। क्षेत्रीय भूगोल भी हम्बोल्ट के द्वारा बताया गया था, क्षेत्रीय भूगोल के बारे में। अब इसके बाद कार्ल रिटर आते हैं 1779 से 1859। तो हम्बोल्ट और रिटर ये दोनों ही समकालीन भूगोलवेत्ता थे और दोनों ही आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। हम्बोल्ट की जो प्रसिद्ध पुस्तक रही है वो कास्मास रही है, जो 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी। कार्ल रिटर के बारे में देखते हैं 1779 से 1859। तो हम्बोल्ट के समकालीन तथा हम्बोल्ट के साथ साथ आधुनिक भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध ग्रंथमाला अर्धकुंडे है। कौन सी है, अर्धकुंडे है। तो पूछा जाता है कि अर्धकुंडे किसने लिखा था। तो अर्धकुंडे पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो यह कार्ल रिटर के द्वारा लिखा गया था। तो रिटर के ग्रंथ हैं। तो इन ग्रंथों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है वो है आपका अर्धकुंडे। कौन सा रहा है, अर्धकुंडे रहा है। तो अर्धकुंडे का प्रकाशन सन 1817 से 1859 तक कुल 19 खंडों में हुआ था। कितने खंडों में हुआ था, 19 खंडों में हुआ था। रिटर ने भूगोल के लिए जर्मन में अर्धकुंडे शब्द का प्रयोग किया। तो भूगोल को ही इन्होंने जर्मनी में अर्धकुंडे शब्द का प्रयोग करके बताया, यानी कि भूगोल को जर्मनी भाषा में अर्धकुंडे कहा। किसने, रिटर ने। अर्धकुंडे एक व्यापक जर्मन शब्द है जो प्रकृति और इतिहास के संबंध में पृथ्वी के विज्ञान के लिए प्रयुक्त होता है। अर्धकुंडे के प्रथम 2 खंड 1817 से 1818 में प्रकाशित हुए। प्रथम खंड में अफ्रीका और दूसरे में एशिया महाद्वीप का वर्णन है। तो ये प्रथम खंड में और द्वितीय खंड 1817 और 1818। तो प्रथम खंड में अफ्रीका है और दूसरे खंड में एशिया महाद्वीप है। और 19वां खंड 1817 से 1859 में प्रकाशित हुआ। अर्धकुंडे के किसी भी अंक में यूरोप का भूगोल सम्मिलित नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं कि अर्धकुंडे में यूरोप के कोई भी भाग सम्मिलित नहीं किया गया। अर्धकुंडे को दूसरे अन्य नामों से सामान्य तुलनात्मक भूगोल के नाम से जाना जाता है। रिटर नियतिवाद या पर्यावरण नियतिवाद के समर्थक रहे हैं। किसके,
नियतिवाद या पर्यावरण नियतिवाद के समर्थक रहे हैं। पार्थिव एकता के सिद्धांत में विश्वास था। श्रृंखलाबद्ध भूगोल कार्ल रिटर का रहा है। ठीक है। और इन्होंने एकता में अनेकता, ठीक, अनेकता में एकता रहेगा, अनेकता में एकता सिद्धांत को भी इन्होंने दिया था। अब आगे चलते हम लोग हम्बोल्ट की यात्रा। तो हम्बोल्ट की जो यात्रा रही है स्पेन, वेनेजुएला, पेरू, फ्रांस, इटली और साइबेरिया। ठीक है ना। तो स्पेन, वेनेजुएला, पेरू, फ्रांस, इटली और साइबेरिया इनकी यात्रा रही है। स्पेन में स्पेनिश मोसट्टा की ऊंचाई नापी थी। अब छोड़ दीजिए इतना जो है कि डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है, ये सब तो हो ही गया है। ऑस्कर पेस्चर को देखते हैं। इन्होंने हम्बोल्ट और रिटर दोनों की आलोचना की। ऑस्कर पेस्चर ने अपनी पुस्तक प्रॉब्लम रिलेटेड विथ जियोग्राफिकल थ्योरी में इन्होंने हम्बोल्ट और रिटर की आलोचना की थी। हम्बोल्ट के भौगोलिक समग्रता का समर्थन भी किए और इनके भौतिक तत्वों पर केंद्रित अध्ययन की आलोचना किया। रिटर की तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का समर्थन किया, किंतु रिटर के मानव केंद्रित अध्ययन की आलोचना किए। इस प्रकार भूगोल में भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल के द्वैत की आधारशिला ऑस्कर पेस्चर के द्वारा रखा गया। इनकी किताब है भूगोल का इतिहास, रेसेस एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रजाति और उनका वितरण भी ऑस्कर पेस्चर की ही पुस्तक रही है। प्रादेशिक भूगोल बनाम क्रमबद्ध भूगोल में द्वैत की आधारशिला किसने रखी? तो आरेनियस ने। भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल में द्वैत की आधारशिला किसने रखी? तो ऑस्कर पेस्चर ने। ठीक है ना, ये सवाल है। तो प्रादेशिक भूगोल बनाम क्रमबद्ध भूगोल में द्वैत की आधारशिला वारेनियस ने रखा। भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल में द्वैत की आधारशिला ऑस्कर पेस्चर ने रखा। भूगोल में द्वैत को किसने स्थापित किया था? तो वारेनियस ने किया था। अब उसके बाद रेटजेल आते हैं। रेटजेल मानव भूगोलवेत्ता थे। ठीक है ना, रेटजेल मानव भूगोलवेत्ता थे, इसलिए इन्होंने भौगोलिक समग्रता में मानव भूगोल को अधिक महत्व दिया और भौतिक भूगोल का समर्थन भी किया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी रही है और इस पुस्तक में इन्होंने मानव भूगोल शब्द दिया था और मानव भूगोल को एक अलग शाखा के रूप में स्थापित किया, इसलिए इन्हें मानव भूगोल का पिता कहा गया। एंथ्रोपोजियोग्राफी सन 1879 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये एंथ्रोपोजियोग्राफी कुल 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी, 1882 में और 1891 में। ये यहाँ पे डेट गलत लिखा हुआ है, 1882 में प्रथम खंड और दूसरा खंड 1891 में प्रकाशित हुआ था। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी के प्रथम खंड में रेटजेल निश्चयवादी थे और दूसरे खंड में ये संभववादी हो जाते हैं। इस पुस्तक के प्रथम खंड में इनकी शिष्या कुमारी सेम्पुल बहुत प्रभावित हुई और अमेरिका में जाकर खूब प्रचार और प्रसार की। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक में मानव भूगोल के अध्ययन को प्रस्तुत करने के लिए रेटजेल ने निगमनात्मक उपागम का प्रयोग भी किया था। इनकी दूसरी पुस्तक पॉलिटिकल जियोग्राफी है, ये भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिकल जियोग्राफी। सन 1897 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में रेटजेल ने राज्य की जैविक संकल्पना का प्रतिपादन किया और बताया कि राज्य का विकास भी जीवों के समान होना चाहिए, राज्य को स्थिर नहीं होना चाहिए। चूँकि रेटजेल डार्विन के समकालीन थे, अतः यह संकल्पना डार्विनवाद से प्रभावित थी। ये सवाल भी बीए में पूछा गया था कि डार्विन के समकालीन कौन भूगोलवेत्ता थे? तो रेटजेल रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने अपने पॉलिटिकल जियोग्राफी में बताया कि राज्य स्थल से संलग्न एक जीव है। एक राज्य अपने सीमाओं का विस्तार कमजोर राज्य के मूल्य पर करता है, अर्थात शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्य पर आक्रमण करके अपने सीमा का विस्तार करता है। जैसे अभी रूस ने जो आक्रमण किया था, ठीक है ना, तो वही बात का यहाँ पर किया जा रहा है कि जो एक शक्तिशाली राज्य होता है वो कमजोर राज्य पर आक्रमण करके अपनी सीमा का विस्तार कर लेता है। ऐसा करके वह प्रकृति के नियम का ही पालन करता है। यानी कि जो एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण कर रहा है, उस पर अपना अधिकार स्थापित कर ले रहा है, अपनी सीमा में वृद्धि कर ले रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा रेटजेल ने बताया। और इसको बताते हुए रेटजेल ने कहा कि यह प्रकृति का ही एक नियम है जिसका पालन किया जा रहा है। समान अस्थियाँ समान जीवन पद्धति की ओर ले जाती हैं। राज्य या तो सामान्य जीव की भांति विकास करेगा या समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने अपने पॉलिटिकल जियोग्राफी में ये बातें रखी कि
राज्य जीवों की भांति विकास करता है और उसी के भांति ये समाप्त भी हो जाता है। राज्य यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। इसी कथन को इनकी शिष्या समर्थन नहीं करती थी और अमेरिका चली गई। तो इनकी जो शिष्या थी कुमारी सेम्पुल पूरे भौगोलिक इतिहास में एकमात्र महिला थी जो विचारक के रूप में जानी जाती है। एलिन चर्चिल कुमारी सेम्पुल जो रेडजेल की प्रमुख शिष्या थी और यह अमेरिका की रहने वाली थी और जर्मनी में आई थी पढ़ने और इनकी प्रमुख शिष्या बन गई और इनके विचारों से बहुत प्रभावित हुई थी। खासकर निश्चयवाद की जो विचारधारा दिया गया था तो उससे ये बहुत प्रभावित हुई, लेकिन जो इनकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो विचारधाराएं थी उससे ये प्रभावित नहीं हुई। रेडजेल ने लेबेंसराम शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ है वासस्थान। रेडजेल न हो तो अरिस्तोफेन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर मैंने ये नोट किया है, यदि ऑप्शन में रेडजेल न दिया हो और अरिस्तोफेन दिया हो तो आप अरिस्तोफेन को भी लगा सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अरिस्तोफेन पर। एक भौतिक भूगोलवेत्ता थे, चीन का अध्ययन कर चीन की भूगोल नामक पुस्तक लिखी, है ना। चीन का अध्ययन किया और चीन का भूगोल नामक इन्होंने पुस्तक लिखा। हार्टसोन ने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ जियोग्राफी में अरिस्तोफेन की आलोचना करते हुए लिखा है कि अरिस्तोफेन किसी भी विचार तक सीमित नहीं थे। अब आते हैं हम लोग हेटनर। तो हेटनर रेडजेल और अरिस्तोफेन दोनों के ये शिष्य माने जाते हैं। हेटनर ने मानव केंद्रित अध्ययन को नहीं बताया, भौगोलिक अध्ययन केवल भौतिक तत्वों का अध्ययन नहीं होना चाहिए। हेटनर ने प्रदेश के त्रिविमी संकल्पना का सूत्रपात किया। अब आते हैं अल्फ्रेड हेटनर। तो नेचर ऑफ जियोग्राफी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, नेचर ऑफ जियोग्राफी यानी कि भूगोल की प्रकृति। सन 1939 में आई थी पुस्तक, 1939 नहीं, ये 1839 होना चाहिए। जियोग्राफी से जाइसिस्ट पत्रिका 1895 में आया था। क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना या भू क्षेत्रीय विज्ञान ये 1905 में आया था। कोरोलॉजिकल साइंस, तो हेटनर की ये प्रसिद्ध पुस्तक है कोरोलॉजिकल साइंस। इसी को भू क्षेत्रीय विज्ञान या इसी को भू विस्तारी विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद पेंक आते हैं तो 1870 से 1945 तक हिमयुग में आल्प्स पर्वत का इन्होंने जो है कि अवलोकन किया था। 1910 में वाल्टर पेंक ये किसके लड़के थे, तो ये अल्ब्रेट पेंक के लड़के थे। कार्ल हाउसहोफर, फिर उसके बाद वाल्टर क्रिस्टालर आते हैं तो इन्होंने केंद्र स्थल सिद्धांत दिया था 1933 में। ऑटो स्ल्यूटर 1872 से 1952 तक। कार्ल ट्राल लैंडस्केप भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग जो कि पस्सार्गे ने 1913 में किया था। तो लैंडस्केप भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग पस्सार्गे ने 1913 में किया। लैंडस्केप एक जर्मन भाषा है जिसका अर्थ होता है लैंडस्केप रीजन। फिर वान थ्यूनेन आए थे, इन्होंने अपना कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया था। वेबर आए तो वेबर ने अपना औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत 1909 ईस्वी में दिए। अब फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता आते हैं तो फ्रांस में नवीन भूगोल का आरंभ 1870 के दशक में एलिस रेकलस के कार्यों से माना जाता है। अब एलिस रेकलस 1830 से 1905 तक इनका समय रहा है। ये फ्रांस के आरंभिक भूगोलवेत्ता तथा रीटर के शिष्य माने जाते हैं। फ्रांसीसी भाषा में ला टेरी नामक भौतिक भूगोल की पुस्तक की रचना की है जिसका प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ। तो इन्होंने फ्रांसीसी भाषा में ला टेरी नामक पुस्तक यानी कि ये जो भौतिक भूगोल की पुस्तक थी इसकी रचना की जिसका प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ। रेकलेस ने विश्व का नवीन भूगोल 19 खंडों में 1875 से लेकर के 1894 तक 20 वर्षों में प्रकाशित हुआ। अब उसके बाद आते हैं विडाल डी ला ब्लांश। तो फ्रांस के सर्वप्रमुख भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। ये फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक भी कहलाते हैं और फ्रांस में संभववाद के जन्मदाता भी कहलाते हैं। तो संभववाद या पॉसिबिलिज्म के जो जनक हैं वो विडाल डी ला ब्लांश है। इनकी जो रचनाएं हैं पुस्तक देख लेते हैं। तो इनकी पुस्तक जो है यूरोप के राज्य और राष्ट्र, यूरोप की मानचित्रावली, फ्रांस का भूगोल, पूर्वी फ्रांस का भूगोल, मानव भूगोल का सिद्धांत। तो ये जो 5वां पुस्तक है जो मानव भूगोल का सिद्धांत है जो 1921 में आया था, ये इनकी सबसे सुप्रसिद्ध पुस्तक है। इनके मृत्यु के उपरांत इसका प्रकाशन हुआ। ब्लांस ने पेज संकल्पना का प्रतिपादन किया था। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पेज संकल्पना को किसने दिया था, तो ब्लांस ने दिया था। अब ब्लांस फ्रांस में प्रादेशिक भूगोल के विकास के लिए ज्योग्राफी यूनिवर्सल नामक भौगोलिक पत्रिका का संपादन किए थे। अब उसके बाद फेब्रे आते हैं। तो ये भी एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे और फेब्रे संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। तो संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फेब्रे ने किया था और निश्चयवाद की आलोचना की है। और इन्होंने
संभववाद शब्द का प्रयोग करते हुए बताया कि कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं और मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी बनकर इसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। लिपले आते हैं अब, तो इन्हें वर्क प्लेस एंड फैमिली थ्योरी का प्रतिपादक माना जाता है। परिवार के लिए जीविकोपार्जन कार्य पर निर्भर करता है और कार्य पर्यावरण विशेष स्थान पर निर्भर करता है, ऐसा बताया इन्होंने। फिर रेकलस आए, ये जो रिटर के शिष्य थे। ब्लांस को अब अच्छे से हम लोग समझते हैं, 1849 से 1918 ईस्वी तक। तो फ्रांस में मानव भूगोल को स्थापित करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ब्लांस को। इस कारण फ्रांस में मानव भूगोल के पिता के नाम से भी जाना जाता है। ब्लांस को फ्रांस में प्रादेशिक भूगोल के संस्थापक माना जाता है। फ्रांस में ब्लांस ने लघु प्रदेशों के लिए पेज शब्द का प्रयोग किया था। ब्लांस ने टेरिस्टेरियल यूनिटी यानी सार्वभौमिक एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको आप पार्थिव एकता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्लांस ने मानव की जीवन पद्धति के लिए जेनेरे डिवाई शब्द का प्रयोग किया। इनकी पत्रिका थी एनार्स डी जियोग्राफिया। ह्यूमन जियोग्राफी इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। मार्तोनी इनके दामाद रहे और ये मार्तोनी के द्वारा ही इनकी पुस्तक ह्यूमन जियोग्राफी प्रकाशित की गई थी। अब उसके बाद है ब्लांस के जो शिष्य रहे हैं, 2 शिष्य रहे, जीन ब्रूंस और मार्तोनी। तो मार्तोनी इनके शिष्य थे, आगे चल करके इन्हीं के ये दामाद बन जाते हैं। तो ब्रूंस मानव भूगोलवेत्ता थे, इनको उदारवादी संभववादी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मानवीय अर्थव्यवस्था को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा। मनुष्य प्रकृति में डाका डालता है, अर्थात संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करता है। तो इन्होंने मानवीय अर्थव्यवस्था को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा। किसने? जीन ब्रूंस ने कहा है। यानी कि जो मनुष्य होता है वो प्रकृति में डाका डालता है, अर्थात संसाधनों को अंधाधुंध दोहन करता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जियोग्राफी ह्यूमन रहा है। जियोग्राफी ह्यूमन रहा है। मार्तोनी भौतिक भूगोलवेत्ता थे। इनकी पुस्तक फिजिकल ज्योग्राफी या फ्रांस ट्रेड द जियोग्राफिक फिजिक्स। मार्तोनी ब्लांस के दामाद भी रहे। इन्होंने ब्लांस की पुस्तक मानव भूगोल को पूरा किया और प्रकाशित कराया। डिमांजिया ये फ्रांस में अधिवास भूगोल के समर्थक माने जाते हैं। ग्रामीण अधिवासों पर इन्होंने बहुत जोर दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पिकार्डी है। डिमांजिया की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? पिकार्डी है। तो आज के सेशन में मित्रों हम लोग भौगोलिक विचारधारा से संबंधित कुछ विचारकों को पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग कुछ विचारकों को पढ़ लेंगे, जिसमें अमेरिकन होंगे, रूस के होंगे, ब्रिटेन के होंगे और कुछ भारतीय भूगोलवेत्ता होंगे। तो इनको पढ़ लेंगे तो ये लगभग मान के चलिए कि एक तरीके से 60 रूप में हम लोगों ने भौगोलिक विचारकों को पूरा पढ़ लिया। अब इसके बाद हम जो कि 200 तक क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट भी करा देंगे। आज ही हो जाएगा सब कुछ और आप लोग अच्छे से इसका एक 60 रूप में नोट्स बना करके पढ़ लीजिए। परसों या नरसों एग्ज़ाम है, तो इस एग्ज़ाम की दृष्टि से भी यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो जाएगा। और जैसे कि कुछ मानव भूगोल से संबंधित कुछ विचारधाराएं रही हैं, जिसमें मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों से विचारधाराएं ली गई हैं। तो उन विचारधाराओं को मैंने अच्छे से जो है कि पढ़ा दिया है। तो उस विचारधारा संबंधित जो वीडियो का लिंक होगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को डाल दूंगा। आप वहां से भी जा करके उस विचारधाराओं को अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसमें नियतिवाद विचारधारा को बताया गया है, नवनियतिवाद विचारधारा को बताया गया है और संभववाद विचारधारा को बताया गया है। बहुत अच्छे से बताया गया है। 2-3 वीडियो है, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी के लिए मित्र बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और अच्छे से पढ़िए।